ज़रा हटके में खुश आमदीद। वसतुल्लाह ख़ान, ज़रार खोड़ो, शाहज़ेब जिलानी का सलाम कबूल कीजिए। कुर्रम में एक इमदादी काफ़िले पर हमला हुआ है, सिक्योरिटी फोर्सेस समेत शहरियों की जानें गई हैं। इस पर प्रोग्राम में हम जिक्र रखेंगे। इसके अलावा पिंडी में एक घरेलू बच्ची मुलाजमा पर तशद्दुद हुआ है, उसका कत्ल हुआ है, ये भी हम जिक्र करेंगे प्रोग्राम में। और फिर यूक्रेन की भी बात होगी। लेकिन आगाज़ अपने इस शहर से, एक बदकिस्मत शहर कराची, जिसमें हम जानते हैं कि एक लंबे अरसे तक यहाँ पर आए दिन लाशें उड़ती थीं, यहाँ पे टेररिज्म होता था, यहाँ मिलिट्री ऑपरेशन हुए, मुख्तलिफ सिक्योरिटी ऑपरेशन हुए। लेकिन हालिया बरसों में यहाँ की गवर्नेंस, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इतना बिगड़ता गया है कि अब सिर्फ बाहर जाना ही ख़तरे से खाली नहीं होता। सड़कों पर आए दिन हादसात में जानें जा रही हैं। अगर मैं सिर्फ पिछले 24 घंटों की बात करूं तो पुलिस के अपने आदाद शुमार के मुताबिक बड़े हादसात में कम से कम 9 जानें इस शहर में चली गईं। अगर हम फरवरी के पहले हफ्ते की बात करें तो 32 अफराद एक्सीडेंट्स में अपनी जानें गंवा बैठे। हमारे पास जो आदाद शुमार हैं, अगर आप उनको देखें तो आपको पता लगेगा कि सिर्फ इस साल के पहले 6 हफ्तों में कोई 99 बड़े एक्सीडेंट हुए हैं, जिनमें फेटालिटीज़ के बारे में कहा जा रहा है कि वो दर्जनों में हैं। 113 हलाकतें हुई हैं, 113, 216 ज़ख्मी हुए हैं और मुतादिद हादसात में माल और तामीराती सामान ले जाने वाले डंपर्स। तो अक्सरियत जो है उसमें टैंकर्स हैं, डंपर्स हैं, ट्रॉलर्स हैं। और अब जो एक पैटर्न उभर रहा है, लोगों की जो बेचैनी है, जो गम गुस्सा है, तो जहाँ पे ये वाक़यात होते हैं हुजूम आ जाता है और वो टैंकर को जला देता है। सूरत हाल में कराची का जो एक पेक्यूलियर मल्टी कल्चरल डायनामिक्स हैं, उसमें हमें हमारी हिस्ट्री ये बताती है कि जब ये वाक़यात आपे से बाहर होते हैं और मुख्तलिफ़ पार्टियाँ इसका फ़ायदा उठाना चाहती हैं तो ये फसादात में भी बदल जाते हैं। ये वाक़यात बुशरा ज़ैदी 1985, वो जो आपने टेररिज्म की बात की, वो ज़ाहिर है हो गया। 85 में बुशरा ज़ैदी जो है नाज़िमाबाद में वो एक मुसाफिर वैन ने कुचल दिया था, वो फ़रार हो गए थे। और वो एक चिंगारी थी जिसने फिर अगले 30 साल तक मुख्तलिफ़ शक्लें इख्तियार की। एक और इंटरेस्टिंग फिगर है कि कराची में जो 65% ट्रांसपोर्ट है वो मोटरसाइकिलों पे मुश्तमिल है और 55% जो हादसात हैं उसमें मोटरसाइकिलें सवार या तो मुतासिर होते हैं या हादसात का सबब बनते हैं। अच्छा, इसके अलावा आज कल जेल चौरंगी पे एक वाटर टैंकर ने एक मोटरसाइकिल राइडर को कुचल दिया था। गज़बनाक लोगों ने 5 टैंकर नजर आतिश किए। 11 फरवरी को 3 कार्गो ट्रक और 1 वाटर टैंकर इसलिए नजर आतिश हो गया कि हॉक्स बे के इलाके में एक डंपर ने एक मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया था, ड्राइवर फरार हो गया। उस वक्त महाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन थे आफाक अहमद, उनको दहशतगर्दी की इत्तफाक लगा के हिरासत में ले लिया गया और फिर ट्रांसपोर्टर्स ने रिएक्शन दिया और शहर के जो अहम नाके थे उनकी नाकाबंदी भी रखी। तो हमने देखा कि पिछले चंद दिनों में इस पर बयानबाजी भी सामने आई। मुख्तलिफ कराची की जो पार्टियां हैं उन्होंने इस पर बयानबाजी की। गवर्नमेंट को टेंशन हुई कि कहीं ये इस पे वही वाला सिचुएशन कि कहीं इसको एक्सप्लॉइट ना किया जाए। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जिसमें MQM, ANP, जमात इस्लामी और दीगर पार्टियां वहाँ शामिल थीं। ट्रांसपोर्टर्स भी वहाँ पर मौजूद थे। तो वहाँ पर हमारे जो सियासी लीडरान हैं उन्होंने क्या बातें की, उसकी एक झलक। 100 से ज़्यादा लोग शहीद हुए हैं जिनकी ज़िंदगियाँ जिंदा रहने का हक छीन लिया गया। किसी एक तिबके को या किसी कौमियत को बदनाम, इसको माफिया बनाना, इस तरीके से करना, मेरे ख्याल में ये तो खुशाइन अच्छी बात नहीं है। एक्सीडेंट है, हमें इस पर कोई इतराज नहीं है। सारे डंपर बंद कर दो, सारे टैंकर बंद करो। अगर हम आज अगर कराची में हैवी ट्रैफिक को मुकम्मल तौर पे हम बंद कर दें तो पूरे पाकिस्तान से जो है वो उसकी इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट जो है वो आपकी स्टक हो जाएगी। अच्छा, ये तो खैर झलकियाँ हैं। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात जो सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने की, उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्टर हजरात अपने ड्राइवरों से कहें कि गाड़ियां एहतियात से चलाएं। अच्छा, और ये सियासी मसला ना बनाया जाए, ये इंतज़ामी मसला है। इसीलिए हमने पीर मोहम्मद शाह DIG ट्रैफिक को जहमत दी कि वो हमसे बात करें इस प्रोग्राम में कि इस इंतज़ामी मसले के हम गुत्थियाँ सुलझा सकें। लेकिन उन्होंने ऐन वक्त पे माजरत कर ली।
उससे पहले के जो DIG थे अहमद नवाज़ चीमा, उन्हें हमने 2-2.5 हफ्ते पहले इसी प्रोग्राम में बुलाया था और उन्होंने बड़े खुल के बातें की थी और अपने मसाइल जो हैं वो रखे थे कि हमारे प्रॉब्लम्स क्या हैं। लेकिन अगर ये इंतज़ामी मसला था तो मुझे नहीं मालूम कि पीर मोहम्मद शाह जो DIG हैं, जो रिस्पॉन्सिबल हैं इस शहर में ट्रैफिक के, नए रिस्पॉन्सिबल, वो क्यों आने से हिचकिचाए। तो देखें, एक तो ये जो मीटिंग हुई उसका मकसद ये था कि पॉलिटिकल फोर्सेस एक पेज पे हों, आप इसको पॉलिटिकली एक्सप्लॉइट ना करें। साथ ही हमारे यहाँ जब भी गवर्नमेंट के पास कोई मसला होता है तो क्या करती है गवर्नमेंट, एक कमेटी बना देती है। सो 4 रुकनी एक कमेटी बनाई गई है और ज़रा सुने उस कमेटी का मकसद क्या है, टू इन्वेस्टिगेट द कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट्स, कि ये एक्सीडेंट क्यों होते हैं। ठीक है ना, शुरुआत तो यहाँ से ही होती है, ठीक है ना। और जब वो पता चल जाएगा कि ये एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं तो फिर हम रोड सेफ्टी के लिए हम क्या कर सकते हैं, वो कमेटी उस पर काम करेगी। फिटनेस सर्टिफिकेट्स की बात हुई है वगैरह वगैरह। कहने का मकसद ये है कि ये बिल्कुल ठीक है, जैसे आप भी कह रहे हैं कि सियासी तौर पर इसका फ़ायदा उठाने से हमें नुकसान ही हुआ है इस शहर को, लेकिन जो कोर प्रॉब्लम है आपका, उससे आप नज़रें चुरा रहे हैं। आप रिकग्नाइज़ नहीं कर रहे कि आपके शहर की सड़कों का क्या हाल है, आपके सिग्नल्स काम नहीं करते, आपके यहाँ जो पूरा ट्रैफिक डिपार्टमेंट है उसमें हम जो आए थे DIG साहब, चीमा साहब हमारे प्रोग्राम में, उन्होंने कहा कि जो सैंक्शनड नफरी है उससे बहुत कम जो है उनके पास मौजूद है। और जब हमने उनसे कहा कि आप बताएं कि क्यों कराची का इतना बड़ा मसला है, तो उन्होंने कहा मैंने पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ जगहों पे सर्व किया है, कराची एक यूनिक शहर है और इसका बड़ा मसला ये है कि यहाँ पे 2 पोर्ट्स हैं, यहाँ पर ट्रैक्टर हैं, ट्रॉलर हैं, यहाँ पर वाटर टैंकर हैं और इस वजह से हम इसको कंट्रोल नहीं कर पाते। अच्छा, बात उनकी एक लिहाज से बजा है। बिल्कुल मैं एग्री करूँगा कि ये 100% एक इंतज़ामी मसला है और इंफ्रास्ट्रक्चर का भी मसला है। कराची पाकिस्तान में बेशक यूनिक होगा, दुनिया भर में नहीं है। बहुत ऐसे ममालिक आपको मिलेंगे जहाँ पर बंदरगाह हैं, जहाँ पर इससे भी शायद ज़्यादा लोड होता हो और ट्रैफिक आती हो, वहाँ पर फिर भी कदरन इन इश्यूज़ को संभाला गया है। मैं 1-2 चीज़ें रिपीट करूँगा, आप हंसे मत हो सकते, ओके। कि एक तो मतलब कि ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं बाकायदा, स्पेशली हैवी ट्रक के। यहाँ पर क्या होता है कि यार तू ट्रक चला सकता है, आके बैठ जा, ठीक है, निकल जा। दूसरा के वेट लिमिट्स। अच्छा, हमें ये नहीं पता कि इस ट्रक के ऊपर कितना माल रखा हुआ है। और ये तो हम कराची शहर की बात करते हैं, हम सब देहात में भी घूमे हैं, आपने देखे हैं जब कपास के बाद ट्रक होते हैं यूं होते हैं, राइट, इधर ओवरलोडेड होते हैं। हाँ। वहां पर जो लोग मरते हैं उन पर उनका तो जिक्र ही नहीं होता, राइट। वेट लिमिट्स की कोई बात नहीं होती, इंस्पेक्शन नाम की कोई चीज ही नहीं है कि यार ये जो चैसी है ये कितनी पुरानी है, क्या इसको बर्दाश्त कर भी सकती है या नहीं, ठीक है। फिर जाहिर है कि डेजिग्नेटेड लेन्स, अभी मैं देख रहा था लाहौर में बाइक लेन बने हैं कई जगहों में, अक्सर डेजिग्नेटेड लेन्स होते हैं हैवी ट्रैफिक के लिए। अगर डेजिग्नेटेड लेन्स नहीं है तो फिर आप डेजिग्नेटेड टाइमिंग्स कर देते हैं। ये बड़ी यार ये कैसे है कि लाहौर में इन्फोर्समेंट है, हाँ, इस्लामाबाद में इन्फोर्समेंट है, हमारे यहाँ नहीं है। अच्छा, हम मानते हैं कि बहुत बड़ा शहर है यार, हम मानते हैं, लेकिन ये एक बहाना नहीं है। 5 दिन पहले चीफ सेक्रेटरी जो हैं सिंध के, आसिफ हैदर शाह, उनकी सदारत में एक इजलास हुआ और उसने बड़े ड्रास्टिक स्टेप्स लिए हैं। अब मसला ये कि अमल का मसला है, यानी उन्होंने कहा कि तमाम जो सेफ्टी क़वानीन के तहत जो हैवी ड्यूटी गाड़ियां और उनके ड्राइवर हैं उनकी फ़िज़िकल फ़िटनेस देखी जाएगी। शहर में घूमने वाली हैवी गाड़ियों को महकमा ट्रांसपोर्ट का जारी करदा QR कोड चश्मा करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि इब्तदाई तौर पे 3,500 जो हैवी गाड़ियां हैं, जिनमें 1,000 कचरा उठाने वाले डंपर्स और 800 रजिस्टर्ड वाटर टैंकर्स हैं, उनको QR कोड लगाना पड़ेगा। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का जो कचरा उठाने वाले ट्रक हैं वो अगले 3 माह में दिन की बजाय रात की शिफ्ट पे शिफ्ट हो जाएंगे और लापरवाह ड्राइवरों पे सिर्फ जुर्माने नहीं होंगे, FIR भी काटी जाएगी। तो बॉटम लाइन है कि वही जो अभी मैंने चीज़ें गिनवाई हैं। अच्छा, ये हमेशा यही बातें होती हैं, आपको ये बात याद नहीं होगी, वो शायद आपको ये बात याद हो कि अब इस शो को 10 साल हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे याद है पहले साल में वन ऑफ द फर्स्ट स्टोरीज वी कवर्ड वाज कि एक अनसिक्योर्ड कंटेनर, हाँ, ट्रैफिक में यूं आके गिर गया और बेचारे की ऑल्टो में था या स्विफ्ट में था, वो स्टिकर बन गया। हाँ। उनके वालिद साहब आए थे, उन्होंने पूरी इसके ऊपर एक किताब लिखी है कि इसको कैसे सही किया जाए। 99% वही बातें हैं जो हम आज 10 साल बाद। अच्छा, अब ये, सॉरी, यहाँ मैं मोटरसाइकिल सवार जो हैं उन पे थोड़ी बात करना चाहता हूँ।
हम सबका मुशाहिदा है कि तकरीबन अगर आधी नहीं तो 1/4 जो मोटरसाइकिलें हैं उनकी हेडलाइट्स ख़राब होती है। हेडलाइट जितने की भी आती है वन वे अगर है तो उस पर घुसते हैं। सिग्नल पे जब रुकती है, लाल बत्ती होती है, तो मोटरसाइकिल वाले आहिस्ता 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 वो पूरा स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं। उन्हें ये नहीं पता होता कि जो हैवी गाड़ी है या जो नॉर्मल गाड़ी है उसके राइट से गुजरना होता है या लेफ़्ट से गुजरना है। लेफ़्ट से गुजरेंगे तो ज़ाहिर है उनकी जान ख़तरे में हो सकती है। इसके अलावा ये जो राइडर्स हैं ये बहुत सारे हैं, आपको खाना पहुंचा रहे हैं, आपको पोस्ट पहुंचा रहे हैं, इनको चूँकि टाइम बार होता है, जल्दी होती है, तो ये पता नहीं कहाँ कहाँ से निकाल के और मौत के मुँह में पहुँच जाए। ये भी है, ये भी है। अच्छा, अब इसमें जो मेन प्लेयर हैं, हालिया जो वाक़यात हुए हैं उसमें ये डंपर वाले हैं, तो हमने राब्ता भी किया। हाजी यूसुफ हैं जो ऑल डंपर ट्रक ओनर्स एसोसिएशन के सदर हैं, और उनका पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि वो आज इस मीटिंग में मौजूद थे जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई है, उनके नज़दीक क्या इशू है और वो क्या प्लेज कर रहे हैं आइंदा के लिए। आज जो हम लोग का मीटिंग हुआ इसमें सियासी पार्टी भी था, और इस सियासी पार्टी में जमात इस्लामी था, एमपी था और एमकेएम था। तो उनसे शजील मेमन ने बोला भाई ये जो रोज़ बरोज़ ये स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए और कम से कम होना चाहिए कि कोई रोकवा नहीं सकता स्टैंड जो होता है। दूसरा जो गाड़ी लोग जला देते हैं तो उस पर उन्होंने सख्ती से बोलता नोटिस लिया है कि कोई गाड़ी नहीं जलाना चाहिए, क्यों ये गवर्नमेंट मौजूद है, अदालत मौजूद है। ये शजील मेमन ने हम जितना भी ट्रांसपोर्ट था सब आया था और ये मीटिंग हो चुका था, उन्होंने ये बयान दिया था। फिर आगे हमारा जो ट्रांसपोर्ट का जो सवाल है, इनको जो है ना हमने बताया कि भाई ठीक है, आपने सुबह से 6 बजे ट्रांसपोर्ट बंद हो जाए और रात को 10 बजे ट्रांसपोर्ट को चलाएं। हम उस बात पे अमल करके, क्यों शहरी भी हम हैं और शहरी हम एक ही हिसाब है, हम लोग मुसलमान हैं और हम मुसलमान का फ़र्ज़ है जो ऐसा काम नहीं हो जो किसी को तकलीफ पहुँचे। लेकिन इंस्टेंट एक हादसा ऐसा है जो कुदरत की तरफ से होते हैं और उसको हम रुकवाने का कोशिश ये करते हैं कि हम जो है ना अपना ड्राइवरों का भी लेसन भी चेक करते हैं और उसके मौजूद भी ये हिदायत करते हैं कि भाई आप स्पीड बिल्कुल कम रखो, कम से कम रखो। तो उन्होंने बोला भाई हम गवर्नमेंट का ज़िम्मेदारी है जो गाड़ी को तहफ़्फ़ुज़ करे, और गवर्नमेंट का ये भी ज़िम्मेदारी है जो कोई भी गलत काम करे ये गवर्नमेंट का काम है जो उसको संभाले। गाड़ी का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है लेकिन इंसान की जान का तहफ़्फ़ुज़ भी ज़रूरी है। तो अब ये तो अपनी इस बात पे कम से कम आबादा हैं कि ठीक है जो आपने हम पे ड्यूरेशन लगाया है कि सिर्फ रात के वक्त हम निकलें बाहर, हम उस पर पाबंदी करेंगे उसकी, लेकिन इज़ दैट अ सोल्यूशन? सोल्यूशन का एक छोटा सा हिस्सा तो है। अब देखते अच्छा, मजे की बात है, चलता है क्योंकि हम जब ऐसा होता है ना कि जब शोर होता है तो फिर ये चीज कुछ अरसे के लिए बात है कि सिंध हाई कोर्ट ने तमाम हैवी ड्यूटी गाड़ियों पे ये पाबंदी लगाई थी कि दिन में कोई शहर में नजर नहीं आनी चाहिए। इंतजामिया ने उसकी तशरीह ये की कि जो ट्रॉलर्स हैं पोर्ट से निकलने वाले या बाहर निकलने वाले, बस वो पाबंदी करेंगे। उन्होंने डंपर शंपर पे इस पाबंदी का इतलाक नहीं। शुक्र करें ये नहीं किया कि ट्रकों पे खिलाफ चढ़ा दिया कि ऐसा नजर तो नहीं आ रहा है। देखिए ऐसा नहीं है कि अब अगेन ये मैं बहुत आइडियलिस्टिक बात नहीं कर रहा, मैं आपको एक मिसाल भी दूंगा। ऐसा नहीं है कि आप इन्फोर्समेंट नहीं कर सकते। मैं एक छोटी सी आपको मिसाल दूंगा, ये कोई 7-8 साल पुरानी बात है कि कम से कम डिफेंस और क्लिफ्टन की हद तक मुझे याद है कि वहाँ पर जो लोकल ट्रैफिक के इंचार्ज आए थे ना, वो बड़ी जुनूनी किस्म के बंदे थे, ठीक है। उन्होंने हिदायत दी कि उसने कहा कि यार आज से ना कोई सिग्नल नहीं तोड़ेगा यहाँ पर। अच्छा, हिदायत देने से तो कुछ नहीं होता, फिर उसने लोगों को वहाँ पे डिप्लॉय भी किया। तो हुआ क्या कि जैसे ये सिग्नल है ना, तो उससे पहले वो एक होती है ना वो ब्लैक एंड व्हाइट ज़ीब्रा क्रॉसिंग टाइप चीज जिसे हम लोग इससे कोई क्रॉस नहीं करता। मैं मतलब ज़ीब्रा है, चले ज़ीब्रा है, हम उसे सड़क का डेकोरेशन, हाँ वो मैं उसको हमेशा यही समझता था कि उस लाइन से आगे उस लाइन पर कोई नहीं आएगा। अच्छा, पहले किसी ने नहीं सुना, लेकिन फिर वो ट्रैफिक पुलिस वाले बाकायदा लोगों के मेरे सामने उन्होंने कोई 3-4 लोगों का चालान किया, ठीक है। 1 साल तक लोगों को आदत हो गई
और कोई आगे नहीं निकल रहा था। फिर वो बंदा ट्रांसफर हो गया। हाँ। वो जो जिस तरह जिस तरह मतलब वो प्लास्टिक बैग के खिलाफ मुहिम चलती है या टिंटेड विंडोज के खिलाफ मुहिम चलती है ना, वो कुछ देर के लिए चलती है ना, फिर खत्म हो जाती है। लेकिन उस बंदे के जाने के 3 माह बाद तक कोई उस चीज को क्रॉस नहीं कर। मैं बस आपके आई स्वेयर टू गॉड, तुम ना मानो, लोग सिर्फ वहां पे रुकेंगे जहां पुलिस वाला खड़ा है, यहाँ पे नहीं होगा ना, नहीं रुकेंगे यार। बड़ी सीधी सी बात है, 2 घंटे में कैसे सीधे होते हैं? जैसे ही जहाज टेक ऑफ करके दुबई में लैंड करता है ना, सब तीर हो जाते हैं। हाँ भाई कानून है ना, वहाँ कानून है, यही नहीं है सर, कानून हर जगह है। कानून की इन्फोर्समेंट की बात होती है सिर्फ। एनीवे, तो चलें, हम यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक, वापस आएंगे तो चलेंगे पिंडी और वहाँ के एक वाक़े की बात करेंगे। वेलकम। और अब उन कुछ इंसानों का जिक्र जिन्हें कीड़े मकोड़ों से ज़्यादा हैसियत नहीं दी जाती हमारे माशरे में। रावलपिंडी के एक घर में 2 साल से 8,000 रुपये महीने पे काम करने वाली इकरा, जिसकी उम्र 13 से 15 साल बताई जा रही है, वो जा बहक हो गई। घर वालों ने इस शुबे में इकरा पे तशद्दुद किया कि उसने एक चॉकलेट चोरी करके खा लिया है। बच्ची के वालिद सनाउल्लाह को रावलपिंडी होली फैमिली हॉस्पिटल से पुलिस का फ़ोन आया कि इकरा एमरजेंसी में लाई गई है और उसकी हालत ख़राब है। जब तक वालिद अस्पताल पहुंचते इकरा दम तोड़ चुकी थी। इकरा के वालिद जो सरगोदा में रहते थे, उनके पास इतने पैसे नहीं थे, किराए के पैसे भी नहीं थे कि वो पिंडी जा सकते अपनी बच्ची की खबर लेने। लिहाजा पुलिस ने उन्हें ईजी पैसा के ज़रिए किराया भिजवाया था। अस्पताल के अमले का कहना है कि इकरा को ज़ख्मी हालत में मुलजिमों की एक रिश्तेदार छोड़ गई थी। इस खातून ने अस्पताल के अमले से झूठ बोला कि बच्ची का वालिद इसलिए नहीं आ सका कि वो फौत हो चुका है और इसकी वालदा इद्दत में है। पुलिस ने सबसे पहले इस खातून को हिरासत में लिया और फिर उसने बाकी कहानी उबल दी। मुलजिमान ने, जिनकी तादाद 2 है, मियाँ बीवी और एक और शख्स, उन्होंने तफ्तीश के दौरान बताया कि इकरा पे आहनी सरिये से तशद्दुद किया गया। ज़ख्मी हालत में 3 रोज़ तक घरेलू टोटकों के ज़रिए इलाज करने की कोशिश की, लेकिन जब उसकी हालत बिगड़ी तो फिर उसे अस्पताल में छुड़वा दिया गया। जब अस्पताल इकरा पहुंची है उस वक्त उसके हाथ पांव भी मुड़े हुए थे। मकतूला इकरा इससे पहले भी इसी घर में काम कर चुकी थी और उसने तब भी तशद्दुद से तंग आके ये काम छोड़ा था, मगर उसके 1 साल बाद दोबारा इसी घर के जो लोग हैं वो उसके वालिद सनाउल्लाह के पास पहुँचे कि हमें ये बच्ची दे दो, इसलिए कि जो छोटे बच्चे हैं उनका दिल इनसे लगा हुआ है। तो उसके बाद ये हुआ और ये कोई नया वाक़या नहीं, बिल्कुल नया वाक़या नहीं है। इसके बाद हस्ब मामूल जस्टिस फॉर इकरा के हैशटैग्स गर्दिश करने लगे, बिल्कुल जिस तरह जस्टिस फॉर तैयबा और इस तरह के दर्जनों हैशटैग गर्दिश करते हैं। और एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है शहरबानो साहिबा, उन्होंने कहा कि कब तक पाकिस्तान के गरीब वालिदैन अपनी बेटियों को इस तरह दफनाएंगे। तो आसान इसका जवाब ये है कि जब तक गुर्बत है और जब तक गुर्बत को एक्सप्लॉइट करने वाले लोग मौजूद हैं तो ये होता रहेगा। आपको अच्छी तरह से याद होगा 2017-2018 में तैयबा का केस, ये इस नोयत का सबसे शायद मशहूर केस था, सबसे ज़्यादा मीडिया स्पॉटलाइट इनको ही मिली। तैयबा की उम्र उस वक्त 10 साल की थी और ये डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज राजा खुर्रम अली ख़ान और उनकी अहलिया माहीन ज़फ़र के घर पर काम करती थी। और बिल्कुल जिस तरह इकरा को हस्पताल पहुंचाया गया, हाथ पैर टूटे हुए थे, ब्रूजिंग थी, एक आंख बिल्कुल बंद थी, आप तस्वीर में देख सकते हैं, हाथों पैर पर किसी सलाखों के साथ जलाया भी गया था। इस केस के एंडिंग में क्या हुआ? पहले तो वालिदैन ने अल्लाह के वास्ते माफ कर दिया, लेकिन क्योंकि प्रेशर बहुत था सिविल सोसाइटी का भी, मीडिया का भी, और ज़ाहिर है कि अदलिया ने भी इस पर नोटिस दिया, तो इसको रिजेक्ट कर दिया गया, माफ़ीनामे को रिजेक्ट कर दिया गया और दोनों जज साहब और उनकी अहलिया को 3 साल की कैद अनाउंस की गई। लेकिन फिर हम देखते हैं कि कई साल गुजर जाते हैं, अपील्स का भी प्रोसेस होता है और 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं जी, ये जो 3 साल की जो कैद है ये थोड़ा ज़्यादा है, 1 साल बहुत है। अब मुझे नहीं पता कि उन्होंने वो 1 साल सर्व किया है या नहीं किया है।
उसी साल जिसमें इनको सज़ा में रियायत मिली थी जज साहब को, उनकी अहलिया को, उसी साल ज़ोहरा शाह एक और घरेलू मुलाजमा का केस हमारे सामने आता है और वो एक रावलपिंडी में काम कर रही थी और जिस घर में वो काम कर रही थी उनके जो घर के जो फर्द थे उनका काम था ये प्लॉटों की खरीदो फरोख्त और परिंदों की खरीदो फरोख्त। और ज़ोहरा का जुर्म ये था कि उसने गलती से या रहम खा के या ऐसी शरारत में, आखिरकार बच्ची है, कुछ तोते थे उनका पिंजरे का दरवाजा खुला छोड़ दिया और वो उड़ गए। इल्ज़ाम उस पर ये था और इसकी सज़ा उसको ये मिली कि बिल्कुल इकरा की तरह शी वॉज टॉर्चर्ड टू डेथ। जब तक वो अस्पताल पहुंची, अस्पताल में आके उनको फेंक ही दिया था, भाग गए थे। तो ये हुआ था। उससे एक साल पहले एक और केस है जिसकी तस्वीर मतलब मेरे नहीं ख्याल कभी भूली जाएगी, वो है उज़्मा की केस। ये देखें, ये है उज़्मा उस घर में जाने से पहले और ये है उज़्मा की मौत से पहले की तस्वीर। इसको भूखा मारा गया था उज़्मा को और इनकी उम्र 16 साल की है। जो राइट पे तस्वीर है ये 16 साल की है, इसकी एक पूरी वीडियो भी है। और वहाँ पर क्या हुआ था कि वहाँ पर 3 ख़वातीन उस घर में होती थी, एक मारुख, उनकी बेटी आयमा और उनकी सिस्टर इन लॉ रेहाना। और उज़्मा का जुर्म ये था कि भूख मारे उसने प्लेट से एक मतलब मालकान की प्लेट से एक निवाला उठा के खा लिया था। तो जाहिर है कि ये तो किसी तरह से किसी को काबिल कबूल नहीं हो सकता ना। तो अगेन उसको भी टॉर्चर किया गया और पहले तो इतनी बुरी तरह से उसे मारा, एक रॉड के साथ उसके सर पर उसको मारा, गुस्से में आके कि तुम कौन होती हो यार हमारी प्लेट से निवाला खाते हुए। अच्छा, मुझे ये समझ नहीं आता, ये घरों पे लोग रॉडें रखते हैं इस काम के लिए क्या? ये बार बार हम सुनते हैं इन केसेस में कि सलाखों से मारा, सलाखों से ये काम, सलाखों से भी मारते हैं। फिर एक केस में जो है लोहे के चम्मच से, लोहे का चम्मच या चिमटा कुछ भी हाथ आ देखें, जो चीज आपके हाथ में आ जाए। अच्छा किसी और इस यहाँ पर क्या और इसमें खवातीन ज्यादा इन्वॉल्व होती हैं इस तरह के, बिकॉज ज्यादातर घर पे वही होती है ना, डीलिंग उनकी डायरेक्ट होती है। उज़्मा के केस में ना सर, पहले तो उनको कई दिन घर में रखा गया, इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, आप देख रही हैं कि वो मर रही हैं, घर में रखा गया। और फिर जब घर पे छापा पड़ा, क्योंकि पुलिस ने देखा कि यार इनके जो बयानात है ना इनमें बहुत खुला तजाद है, तो पता लगा कि वो उसको गाड़ी की डिग्गी में गराज के अंदर रखा हुआ था और पूरा उनका मंसूबा ये बना हुआ था कि इसको जाके हम कहीं फेंक देंगे। 2 साल कबल रिजवाना का केस है सरगोदा में, क्रिटिकल कंडीशन के इसने जेवर चोरी किए हैं। अगेन ज्यादातर जो ये केसेस होते हैं ये माफ हो जाते हैं या इनको फिर रियायत मिल जाती है। बुनियादी मसला क्या है? बुनियादी मसला ये है कि ये जो केसेस हैं ये सरकार की मुद्दत में दर्ज नहीं होते, तो इंडिविजुअल की मुद्दत में चूंकि दर्ज होते हैं, इंडिविजुअल तो वैसे ही ज़मीन से लगा हुआ होता है, तो उसको पैसे का लालच देके, धमकियों का लालच देके उससे मुक्का हो जाता है। ये जो सनाउल्लाह है इकरा का वालिद, उसने कहा है कि वो जो मुलजिम है उनके रिश्तेदारों के मुझे फ़ोन आने शुरू हो गए कि कुछ पैसे ले लो, ये कर लो, वो कर लो। उसने ये भी तो काम शुरू हो गया वहाँ भी। उसने कहा ना कि वो मकरूज है, कहीं जमींदार के पास पैसे उसने लिए हुए हैं वो चुकाने के लिए वो बच्चों को। तो जब तक सबकी यही स्टोरी, स्टेट मुद्दई नहीं बनेगी, ये मसला स्टेट मुद्दई नहीं बनेगी। और दूसरी बात है कि ये एक पूरा बिजनेस है, पूरे एक एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज होती हैं, उनके एजेंट जो गुलाम बेचते हैं, जो बेसिकली गुलाम बेचते हैं। एंड बिल्कुल यहाँ पर तो मतलब आप देखते हैं कि ह्यूमन ट्रैफिकर के खिलाफ भी मुश्किल से कार्रवाई होती है। तो जो रविश है हमारे मुल्क में, अब पता नहीं इकरा को भी कोई इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, मुश्किल है। फिलहाल हम यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक, वापस आएंगे तो ज़रा बात करेंगे कुर्रम के कशीदा हालात की। वेलकम बैक। वफाकी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमत हो, एक ज़िला ऐसा है कि जो किसी के काबू में नहीं आ रहा और वो है खैबर पख्तूनख्वा का कुर्रम ज़िला। वहाँ जिरगे बैठ चुके हैं, अमन मायदे हो चुके हैं, कस्में वादे हो चुके हैं, उसके बावजूद कुर्रम काबू में नहीं आ रहा। ताज़ा तरीन वारदात कल हुई है जब लोअर कुर्रम में एक कॉन्वॉय पे हमले में, और उसके बाद 3 हमले हुए वक्फे से, उसमें एक फ़ौजी और पुलिस वालों समेत और 4 FC जवानों समेत 5 सिक्योरिटी अहलकार जहाँ भाग हैं, लेकिन तादाद जो है वो कम या ज़्यादा हो सकती है।
थल पारा चनार रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। एक ट्रक ड्राइवर का कहना है डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक कि हमने मसाजिद से ऐलान सुना कि काफ़िले पे हमला करें। एक और ड्राइवर ने शहादत दी कि हमला आवर मुकामी थे। सिक्योरिटी दस्तों की मदद के लिए हेलीकॉप्टर भी तलब किया गया। कुर्रम में गुज़िश्ता दिनों भरपूर ऑपरेशन की खबरें आ रही थी। जगह जगह सूबाई हुकूमत ने कल के वाक़े के बाद एक और ऑपरेशन की मंजूरी दी और आज इसके लिए जो 4 देहात हैं जहां एम्बुश हुआ था उसके करीब के 4 देहातों को खाली करवा लिया गया है। जो सूबाई हुकूमत के तर्जुमान है बैरिस्टर सैफ, उनका कहना है कि अमन माहिदे के मुताबिक ये अमन कमेटी की ज़िम्मेदारी थी कि वो इस तरह के जो मुजरिम हैं उनको हुकूमत के हवाले करें, मगर अमन कमेटी इस काम में नाकाम रही। अली अकबर ब्यूरो चीफ, डॉन ब्यूरो चीफ पेशावर साथ इस वक्त मौजूद हैं। अली अकबर साहब, हर चीज़ में कहा जा रहा है नाकाम हुई, देख लेंगे कर लेंगे, कामयाब फिर किस चीज़ में हुई हुकूमत? तब इस बार जो कुर्रम का मामला है तो माजी के मुकाबले में जो अमन कायम करने की कोशिशें है वो ताहाल संजीदा नज़र आ रही है। ये ज़रा सा उसमें फ़र्क है। और पहले जो है वो कोशिशें की गई मुज़ाकरात की, जिरगों की, फिर उसके लिए अमन कमेटी कायम की गई और उसमें 3 नुकात रखे गए थे कि असलहा जमा कराना होगा, इसी तरह सड़कें जो है खुलेंगी और बंकर जो है वो मसमार किए जाएंगे। तो उसमें पेशरफ्त हो गई है और ये तकरीबन जो आज सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक तकरीबन 200 तक जो बंकर्स है उसका खात्मा किया गया है और उसके साथ जो है इसी तरह असलहा जमा कराने पर भी दोनों फरीक राजी हो चुके हैं। अब जो है 1 मार्च तक डेडलाइन दी गई है। ताहम वो जो अमन कमेटी आती और जिनकी ये जिम्मेदारी जो है जिरगे में दी गई थी कि कोई शरपसंदी की कार्रवाई होगी तो वो जो है जिम्मेदारों का तयन करेगी और इस मामले में जो है वो रियासत और हुकूमत का साथ देगी। तो वो अमन कमेटियां अब तक जो है वो वादा पूरा करती हुई नजर नहीं आ रही है। और कल का जो वाकया हुआ है बगन में, तो उसके बाद हालात जो है यकसर तब्दील होते हुए नजर आ रहे हैं और अब आज और कल सिक्योरिटी और सिविल जो हुकाम थे उनका 2 दिन मुतवातिर इजलास हुए और उसमें ये अटल फैसला किया गया है कि जो वहाँ पर इलाके थे, पहले भी वहाँ से काफिलों पर हमले हुए थे और ये लोअर कुर्म के इलाके जो 4 देहात है वह उसको जो है खाली कराने का फैसला किया गया है और वहाँ पर जो है ऑपरेशन भी होगा। दूसरा ही कि इस बार कुर्रम में जो इंटरनल सिक्योरिटी है और जो काउंटर टेररिज्म है तो मिक्सअप हो गया है। ये उसमें आज के इजलास में जो ज़राए से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि कल का जो वाक़या हुआ है तो उनके पास जो है वो शवाहिद आ चुके हैं कि इस मामले में जो है शरपसंद अनासर यानी कदम तंजीमें जो है वो मौजूद है और उसके बाद जो है फैसला किया गया है कि अब वहाँ पर ऑपरेशन होगा और इसके साथ साथ जो मकामी लोग उनका साथ देंगे, इस साथ जो दे रहे हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। एक और फैसला भी ये किया गया है कि जो शरपसंद होंगे तो उनका नाम भी शेड्यूल 4 में डाला जाएगा और इसके साथ साथ जो है एक खतीर रकम जो है उनके सरों की कीमत मुकर्रर की जाएगी। तो ये एस्टेब्लिश किया गया है। अली अकबर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आपने कहा कि जी अमन कमेटियाँ जो हैं वो नाकाम रही हैं निशानदही करने में या लोगों को हैंडओवर करने में, कुछ बता सकते हैं कि उनको क्या मुश्किलात हैं, क्यों बेबस हैं वो? जी, मुख्तलिफ जो ज़राए है, मैं ख़ुद भी गुज़श्ता दिनों गया हुआ था क्वाट और एक जरगे को मैंने अटेंड किया था तो वहाँ पर मुख्तलिफ लोगों से भी बात हुई तो एक दबाव सा है उन पर। जिस तरीके से ये शरपसंदों का जिक्र किया जा रहा है या अमन को सबूताज करने वालों का जिक्र किया जा रहा है कि वो जो मकामी लोग हैं या अमन कमेटी है तो वो उनकी वजह से दबाव में है और शायद इसी वजह से जो है वो उनके नाम भी नहीं ले सकते या जो रियासत और हुकूमत के साथ जो वादे किए जा चुके हैं तो उस पर अमल दरामद करने भी नाकाम हो गए हैं। और इस बात का अंदाज़ा हुकूमत को भी हो गया है, रियासत को भी हो गया है, इसलिए
जो है ये ऑपरेशन का फैसला किया गया है कि जो सिविल हुकूमत है वो ऑपरेशन लीड करेगी, उसके साथ साथ जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियां होंगी तो उनका जो है वो अली अकबर साहब, अब ये तो हम जानते हैं कि वहाँ पर जो शरपसंद अनासिर हैं, जो दहशतगर्द तंजीमें हैं, जो कलअदम तंजीमें हैं, उनके बीच में तो 100% कोऑर्डिनेशन है। उनको पता है कि यहाँ पर ऑपरेशन होना है, यकीनन उन्होंने अपनी तैयारी भी की होगी। वफाक और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के बीच में कितनी कोऑर्डिनेशन है? क्योंकि एक तासुर तो ये है कि जब एक दूसरे से बात करते हैं तो ज़्यादातर गालम गलोच का ही सिलसिला हम देखते हैं। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कहती है कि जी हम अफगान तालिबान से ख़ुद जाके बात करेंगे, फिर फ़ॉरेन ऑफिस की एक स्टेटमेंट आती है इसके ख़िलाफ़। तो दूसरी जानिब तो कोऑर्डिनेशन हम देख रहे हैं। हमारे यहाँ किस लेवल की कोऑर्डिनेशन हमें नज़र आ रही है इस केस में वफाकी और सूबाई हुकूमतों के बीच? जी, शुरू में यानी अक्टूबर से ये मामला शुरू हुए थे, कुरम के हालात ख़राब होना शुरू हो गए थे, तो शुरू में सूबाई हुकूमत की कोशिश थी कि वो किसी न किसी तरीके से जो है वो ऑपरेशन को या जो है कार्रवाई को टाल दे, और इस हवाले से उनका मौक़िफ़ ये था कि मुज़ाकरात किए जाएंगे। और फिर काफ़ी अक्टूबर से लेकर अब तक जो है वो काफ़ी टाइम दिया गया है, क्योंकि अब हालात जो है वो मज़ीद ख़राब होते जा रहे हैं। तो आखिरी जो सूबाई हुकूमत की एक कोशिश थी वो जिरगा था, और उसके बाद जो जिरगे के नुकात थे तो उस पर अब अमल दरामद नहीं हो रहे। तो गुज़िश्ता कुछ दिनों से जब हम देख रहे हैं तो इस हवाले से जो है सूबाई हुकूमत और रियासत जो है वो एक पेज पर है, और इसी हवाले से जो है जो कुछ हो रहा है वो सूबाई हुकूमत कर रही है। जो इजलास के इलामिया है, जो फैसले है उसको ऑन भी करती है, और उसके साथ साथ जो ऑपरेशन का फैसला है वो भी सूबाई हुकूमत जो है ऑन कर रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये वाज़ेह है कि जो हैं वो नाकाम हो गए एक हद तक। उन्हें भी तो वहीं रहना है ना, उन्हें वहीं पर और वो कॉम्प्रोमाइज भी हैं, उन पर दबाव भी है, खौफ भी है। तो अब वही है मिलिट्री। लेकिन जब आप मिलिट्री कॉन्वॉयज के ऊपर अटैक कर सकते हैं तो जिरगा कौन सी चीज़ है आपके सामने, ठीक है ना। और दूसरी बात है कि मुझे जो चीज़ की फिक्र है कि वहाँ पर जो दहशतगर्द अनासिर हैं और दे आर डग इन, दे आर रेडी एंड वेटिंग कि एक ऑपरेशन होगा। तो बस अच्छा, और एक बात समझ नहीं आ रही, 4 देहात खाली करा लिए गए तो जो मुलव्विस लोग हैं वो भी तो निकल लिए होंगे ना, कुछ हद तक जो मकामी है उनमें से, लेकिन जो बाहर के हैं हमें कहते हैं ना फ्लश आउट। लेकिन देखिए अगेन, अगर आप फ्लश आउट, अगर पहले आप खाली नहीं करेंगे तो फिर आपको पता है क्या होगा उससे। हाँ नहीं वो तो है, लेकिन इट इज अ क्वेश्चन ऑफ बैड चॉइस एंड वर्स्ट चॉइस। गुड चॉइस नहीं है आपके पास, टारगेटेड ऑपरेशन के अलावा कुछ नहीं है। इस वक्त कहने की एक चीज होती है सर, असल में होता क्या है टारगेट। इस वक्त द ओनली चॉइस इज टू टेक अ ब्रेक। वापस आएंगे तो जरा इंटरनेशनल हालात में यूक्रेन की हम बात करेंगे। वेलकम बैक। रूस और यूक्रेन की जंग को तकरीबन 3 साल हो गए हैं, और जंग के पहले दिनों और हफ्तों में रूस की फौज ने काफी तेजी से आगे बढ़ी, और ऐसे लग रहा था कि शायद वो यूक्रेन की दारुल हुकूमत कीव पर भी कब्जा कर ले। लेकिन फिर यूक्रेन ने काफी डट के मुकाबला किया, और यूक्रेन को जाहिर है कि जदीद अमरीकी और यूरोपियन असला भी फराहम था, बिलखसूस एंटी टैंक सिस्टम्स, और जिनकी वजह से फिर इतने लॉसेस हुए रूस को कि रूस को वहां से पीछे हटना पड़ा। अब जाहिर है रूस की अपनी वही पुरानी तरीका था दूसरी सेकेंड वर्ल्ड वॉर का कि मैन पावर भेजो, और यूक्रेन ज्यादा टेक्नोलॉजी पर रिलाय कर रहा था। फिर क्या हुआ कि इसके बाद रूस ने फैसला किया कि हम कीव को कब्जा नहीं कर सकेंगे, लेकिन मशरकी यूक्रेन में हम चाइना कटिंग जरूर कर सकते हैं। तो अगर आप मशरकी यूक्रेन का एक मैप देखें तो आप देखेंगे कि पिछले साल में धीरे धीरे रूस की फौज आगे बढ़ती जा रही है। बहुत भारी नुकसान भी उन्हें हो रहा है, लेकिन वो बढ़ते जा रहे हैं। जैसे कि पिछले साल से लेके अब तक तकरीबन 40 से 45 किलोमीटर वहां पर हासिल किया है। इसके साथ साथ कीव का यूक्रेन का जो दूसरा बड़ा शहर है खार्किव, उसके भी करीब पहुंचे हैं, लेकिन वहां पर यूक्रेन ने इनको रोका हुआ है। फिर अचानक पिछले साल यूक्रेन ने एक सरप्राइज अटैक किया रूस के कुर्स्क एरिया में, और वहां पर तकरीबन उनका दावा है कि 1200 स्क्वायर किलोमीटर पर इस वक्त यूक्रेन का कब्जा है, जिसके एकदम बाद यूक्रेन के सदर वजीर आजम है, सदर है
जो भी है सरबरा, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने एक ऑफर की रूस को कि जी देखें जो जमीन हमारे हाथ में है वो आपको वापस दे देंगे, आप हमारी जमीन हमें वापस कर दें। और पुतिन ने कहा कि जी ऐसा नहीं हो सकता, हम जीत जाएंगे। और अब 3 साल बाद ऐसे लग रहा है कि वाकई रूस जीत जाएगा, लेकिन शायद मैदान जंग पर नहीं, लेकिन निगोशिएटिंग टेबल पर, क्योंकि इस वक्त सऊदी अरब के शहर रियाज में रूस और अमेरिका के बीच में मुज़ाकरात चल रहे हैं कि क्या किसी तरह से एक अमन का समझौता होना चाहिए, और उसमें ना यूरोप को दावत दी गई है और ना यूक्रेन को। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो वहां से हैं अमेरिका की जानिब से, और क्रेमलिन की तरफ से उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं लावरोव वो वहां पर हैं। और जब उनसे पूछा गया कि जी इसमें यूक्रेन को क्यों नहीं शामिल किया गया, तो लावरोव साहब का कहना था कि जी हम जंग बंदी की बात कर रहे हैं, वो जंग जारी रखने की बात कर रहे हैं, तो इनको हम क्यों बुलाएं। दूसरी फिर उनसे पूछा गया कि जी जहां तक मतलब एक फरीक इसमें यूक्रेन भी है शायद, तो क्या उनको नहीं बुलाना चाहिए था। उसने कहा, ये क्रेमलिन के स्पोक्समैन ने कहा है, मैं थोड़ा सा पैराफ्रेज कर दूंगा कि उस नाजायज नशई के साथ हमें बात करने की क्या जरूरत है, क्या जरूरत है। अच्छा, ज़ेलेंस्की का कहना है कि जी इस तरह आप कुछ करेंगे हमारे बगैर ये बात कैसे हो सकती है, इसमें से कोई रिजल्ट नहीं आएगा। अच्छा, सुने में सुहागा, इस वक्त ज़ेलेंस्की किधर है? मुत्तहिदा अरब अमीरात में, वहां पर वो गए थे इमदाद मांगने, और उनका अगला दौरा होना था सऊदी अरब का, लेकिन अब वो नाराज हो गए। वो कह रहे हैं कि मैं सऊदी अरब नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे तो इन मुज़ाकरात का पता ही लगा जब मैं टीवी पर देख रहा था और वहां पर टिकट चलने लगे ब्रेकिंग न्यूज के, मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं। अच्छा, अब ट्रंप का जो मूड है वो तो वो पहले से ही बोल रहा था, जब इलेक्शन से पहले भी वो कह रहा था कि जी जैसे ही मैं आऊंगा ना 24 घंटे के अंदर मैंने इस मामले को सेट कर देना है। फिर उसके बाद इनके जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं पीट हेग्सेथ, उन्होंने नेटो से खिताब करते हुए कहा कि जी ये जो आप बात करते हैं ना कि यूक्रेन को नेटो में दाखिल किया जाए, ये कभी नहीं होने वाला। और दूसरी बात है कि ये जो यूक्रेन की डिमांड है कि हमारी सारी जमीन हमें वापस मिले, ऐसा भी नहीं, ऐसा भी कोई सीन ही नहीं है। ये मतलब कि मुज़ाकरात शुरू होने से पहले ही आपने टेबल पे रख दिया कि बेटा ये तो नहीं होगा, भूल जाओ, अब भूल जाओ। हाँ। अच्छा, इसका रिजल्ट क्या हुआ कि अभी जो मैं और वो लीक्स ही है, ज्यादातर स्टेटमेंट्स नहीं है, जो ये रियाज में जो मुज़ाकरात हो रहे हैं वहां से जो आ रहे हैं, वहां से रूस का कहना है कि जी ना सिर्फ हमें इनकी नेटो की मेंबरशिप आज या कभी भी कबूल नहीं होगी, ना हम इनकी जमीन इनको वापस दे रहे हैं, और ना हमारे लिए ये कबूल होगा कि कोई भी नेटो फौज यूक्रेन में दाखिल हो। वो ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस वक्त पेरिस में यूरोप की एक इमरजेंसी मीटिंग चल रही है। पिछले 3 सालों में ये पहली यूरोपियन ऑल यूरोप इमरजेंसी मीटिंग है, क्योंकि उनको क्लियरली बता दिया है, अभी अमेरिका के जो नायब सदर हैं JD वैंस, वो गए थे म्यूनिक, और वहां पर अब आसान अल्फाज में उन्होंने यूरोपियंस की बेइज्जती की है, बेइज्जती कि यार आपके यहाँ कोई आज़ादी राय नहीं है, आपके यहाँ आपकी इकोनॉमी भी तबाह हो गई है, नाजियों को बोलने आप नाजियों को बोलने नहीं देते। और उसके बाद वो जाके नाटसी पार्टी से जाके मिले, AFD के साथ, लेकिन शोल्स से नहीं मिले, शोल्स से नहीं मिले। तो जर्मनी में इलेक्शन आ रहा है, ठीक है, शोल्स जो है उनकी मकबूलियत इतनी नहीं है, लेकिन इस वक्त तो वो सरबराह हुकूमत तो वही है सर, बोले तो इलेक्शन इंटरफेरेंस कहते हैं इसे। तो यूरोप को एक क्लियर मैसेज मिल गया एकदम कि यार पहले तो आपने हमें आगे धकेला और अब आप हट गए हैं। तो यूरोप में, और बिलखसूस मैक्रोन, फ्रांस का हमेशा आपको पता है कि एक इंडिपेंडेंट सी पॉलिसी रही है ना विद यूनाइटेड स्टेट्स, तो यूरोप, उनका हमेशा कहना था कि जी हमें अपने पैर पर खड़ा होना होगा, हमें अपनी डिफेंस स्पेंडिंग भी बढ़ानी होगी, यूरोप हैज टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ। तो कियर स्टारमर का मैं एक स्टेटमेंट देख रहा था यूके के वजीर आजम का। हाँ। उन्होंने कहा कि इस वक्त यूरोप को एक जेनरेशनल नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज है। बिल्कुल, सिंपली बिकॉज ट्रंप ने पुतिन को कॉल किया, उसने कहा जी तुम और मैं बैठ के सेटल कर देते हैं यूरोप का मामला, इन लोगों को अभी रहने दो, बच्चों को रहने दो, पहले हम आपस में सेटिंग कर लेते हैं, उसके बाद तो इनफैक्ट यूएस से तो स्टेटमेंट आई थी कि सर जब हमारी सेटिंग हो जाएगी ना हम आपको मैसेज कर देंगे। ये मुझे ना पता है, वो ईद अपने पुराने जो खानदान में जो ईद लंचेस होते थे ना, वो मुझे याद आ रहे हैं कि एक टेबल होती थी जहाँ पे बड़े बैठते थे और एक टेबल होती थी जहाँ पे छोटे बैठे हुए हैं। तो इस वक्त छोटे की टेबलों पे यूरोप और यूक्रेन बैठे हुए हैं। अच्छा, अब डेंजर चैलेंज जो यूरोप को है वो ये है कि अगर आपने इनको इतना बिलियंस एंड बिलियंस का असला फराम करना है, नोट कहाँ से आएंगे मेरी जान? क्योंकि पहले ही रूस से जो गैस आता था वो सस्ता था, उसको बंद कर दिया, इनकी एनर्जी प्राइसेस ऊपर गई, उससे पॉलिटिकल डिस्कंटेंट भी हुआ और मईशत को भी नुकसान पहुंचा। अब अगर ये मजीद बिलियंस
इस पे खर्चेंगे तो इसका एक बहुत सीरियस पॉलिटिकल इंपैक्ट होगा। और आप जितनी भी राइट विंग पार्टीज हैं यूरोप की, आप AFD को ले लें, आप नेशनल फ्रंट को ले लें, जिसको भी, उनका एक मौकफ ये है कि सर इस जंग से हमें निकलना है। तो बड़ी, लेकिन ये यूरोप को ये लग रहा है कि अमेरिका पे इन्हिसार नहीं कर सकते। जो ट्रांस अटलांटिक अलायंस की बात होती आई है दहाइयों से, दैट इज एट स्टेक। यूक्रेन इज सोल्ड फॉर अ सॉन्ग और यूक्रेन इज सोल्ड डाउन द रिवर। यार यूक्रेन इनफैक्ट स्लिंग की अपनी बात की तो ट्रंप ने तो बकायदा बिल दे दिया ना कि 500 बिलियन हमने खर्चा है, लेकिन कोई मसला नहीं है, आपकी जो 50% मिनरल दौलत है ना वो आप हमें दे दें, क्योंकि ये अब हमारी बनती है। ट्रांजैक्शन बिजनेस डीलिंग्स की बात होगी। लेकिन हमारे प्रोग्राम का वक्त यहाँ खत्म हो गया, हमें यहाँ इजाजत दें, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज, शब बखैर।